दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए पुलिस ने एक बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया। युवराज मेहता की गहरे गड्ढे में डूबकर हुई मौत के बाद उनके पिता ने 2 बिल्डरों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई थी और उनमें अभय कुमार नाम के बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई गौतम बुद्ध नगर की नॉलेज पार्क थाने की पुलिस ने की। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अभय कुमार को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस के मुताबिक सेक्टर 150 में जिस गड्ढे में कार समेत गिरकर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हुई थी, वो गड्ढा अभय कुमार की कंपनी ने ही कुछ साल पहले खुदवाया था। पुलिस ने बताया कि साल 2021 में गहरे गड्ढे को अभय कुमार की कंपनी एमजेड विश टाउन ने ही खुदवाया था। वहां पर एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल बनवाने का प्लान था। उसी का बेसमेंट बनवाने के लिए गड्ढा करवाया गया था, लेकिन बाद में यह प्रोजेक्ट अटक गया था। इसके बाद आरोप लगाया गया कि वो गड्ढा वैसे ही छोड़ दिया गया था। करीब 3 साल पहले उसमें नाले का पानी भर गया। अभय कुमार की कंपनी पर आरोप लगाया गया कि उसने गंभीर लापरवाही बरती और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की, क्योंकि युवराज के पिता के मुताबिक अधूरे पड़े प्रोजेक्ट के गड्ढे के आसपास न तो पर्याप्त बैरिकेडिंग की गई थी, न ही किसी तरह की कोई चेतावनी का बोर्ड लगाया गया था। युवराज के पिता राजकुमार मेहता ने आरोप लगाया कि इसी लापरवाही की वजह से उनके बेटे की जान चली गई। इस मामले में बिल्डर अभय कुमार की गिरफ्तारी के साथ ही जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने हादसे वाली जगह का मुआयना किया। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर अपनी टीम के साथ नोएडा के सेक्टर 150 इलाके में पहुंचे और निरीक्षण किया। अभी हमारी जो एसआईटी है इसने काम शुरू कर दी है। शासन के निर्देशों पे हम लोग 5 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दे देंगे। सभी लोगों से बातचीत की जाएगी और सभी लोगों से बात करके फिर ये देखना होगा कि किन्हीं कारणों से और किन्हीं परिस्थितियों में ये ऐसा दुखद घटना हुई। एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि हर पहलू की जांच के बाद 5 दिन के अंदर एसआईटी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप देगी और उन्होंने यह भी बताया कि आगे की कार्रवाई उसी रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। नोएडा में एसआईटी ने न सिर्फ हादसे वाली जगह का निरीक्षण किया, बल्कि इसके बाद नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस पहुंचकर अधिकारियों से भी पूछताछ की। इस सबके बीच एनडीआरएफ की एक टीम हादसे के 3 दिन बाद युवराज मेहता की कार की तलाश में जुटी दिखी। एनडीआरएफ की 3 अलग अलग टीमों ने गहरे गड्ढे में बोट के जरिए कार को ढूंढने की कोशिश की। इस दौरान एनडीआरएफ के गोताखोरों ने भी पानी में डूबी कार का पता लगाने के लिए कड़ी मेहनत की। वहां फायर ब्रिगेड के अधिकारी और एसीपी समेत भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। करीब 5 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद गोताखोरों ने युवराज मेहता की कार का पता लगा लिया और इसके बाद उस कार को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ जवानों की 2 टीमें नाव के जरिए पानी के अंदर मौजूद रहीं, जबकि एक टीम बड़ी सी क्रेन के साथ उस गड्ढे के बाहर डटी नजर आई। नाव पर मौजूद एनडीआरएफ के गोताखोरों ने पानी में घुसकर युवराज मेहता की कार को बेल्ट के जरिए बांधा। इसके बाद बाहर खड़ी क्रेन के जरिए उसे खींचकर निकालने की कोशिश की गई। पहली और दूसरी बार उनकी कोशिश नाकाम रही। कार में बंधी गई बेल्ट खुल गई। इसके बाद गोताखोर तीसरी बार पानी में घुसे और उन्होंने फिर से कार में बेल्ट बांधी। इसके बाद थोड़ी ही देर में युवराज मेहता की कार खींचकर पानी के बाहर निकाल ली गई। हादसे के करीब 70 घंटे बाद युवराज मेहता की कार को बाहर निकाला जा सका। कार को पानी से निकालने के बाद एक ट्रक पर क्रेन की मदद से रखा गया। पानी से निकाली गई कार को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि हादसा कितना खौफनाक रहा होगा, क्योंकि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर नजर आया। कार के बोनेट और सामने वाला शीशा पूरी तरह टूटा दिखाई दिया। ट्रक पर रखी गई कार को पुलिस नॉलेज पार्क थाने ले गई। उधर राजस्थान के उदयपुर में जन्मदिन का जश्न मनाकर कार से लौट रहे 6 लड़के हादसे का शिकार हो गए। उनकी कार दूसरी गाड़ी से भिड़ गई और इस घटना में 4 लड़कों की जान चली गई। हादसा तब हुआ जब वो बर्थडे पार्टी के बाद लौट रहे थे और तभी उनकी कार सामने से आ रही दूसरी गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि कार के परखचे उड़ गए। इससे पहले वो लोग उस तेज रफ्तार कार में सवार दिखे। गाड़ी में तेज म्यूजिक बज रहा था और कार चला रहे लड़के के हाथ की उंगलियों में जलती हुई सिगरेट साफ दिख रही थी। ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा लड़का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और पिछली सीट पर बैठा लड़का भी वीडियो रिकॉर्ड करता रहा। वीडियो में कार का स्पीडोमीटर भी दिखा, जिसमें कार की रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा दिखी और इसके कुछ ही पल बाद उस कार का स्टीयरिंग दूसरी तरफ घूमता हुआ दिखा और पलक झपकते ही वो कार हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार कार पलटकर दूसरी कार से टकराई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। कार में बैठे सारे लड़के अंदर ही फंस गए।
बचा लो, बचा लो। इस दौरान एक लड़का मदद की गुहार लगाने लगा। कार के बाहर लोगों की आवाज सुनकर उसने मदद मांगी। ए बचा लो भाई, बचा लो यार, अल्लाह के वास्ते। ए भाई बचा लो रे, कोई गेट खोल के। कार के अंदर से लगातार घायलों के कराहने की आवाज आती रही। इस बीच कुछ लोग पुलिस को बुलाने की बात करने लग गए। उन लोगों की आवाज सुनकर वो लड़का लगातार मदद मांगता रहा। अरे भाई मैं अंदर फंसा हुआ हूँ, निकलो यार। ओ लो भाई, बचाओ यार, मेरे को सांस नहीं आ रही है। जानकारी मिली कि हादसे में 4 लड़कों की मौत हो गई, जबकि 2 लड़कों को वक्त रहते कार से निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया। इधर मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक मेले में एक भारी भरकम झूला गिरने से 15 बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद वहां लोगों ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए और मेले का आयोजन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, क्योंकि वो बड़ा झूला अचानक नीचे गिर गया और उसके बाद तो चीख पुकार मच गई। वहां बड़ी संख्या में मौजूद लोग उस झूले की तरफ दौड़ पड़े और उन बच्चों की मदद करते नजर आए। झाबुआ के उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में चल रहे मेले में वो बच्चे झूला झूलने के लिए पहुंचे और झूले पर 15 से ज्यादा बच्चे बैठ गए। बताया गया कि उस पर तय संख्या से ज्यादा लोगों को बैठा दिया गया, इसलिए वो झूला उनका वजन संभाल नहीं पाया और ऊंचाई से नीचे गिर गया। और इसके बाद तो उनमें कई बच्चे झूले के नीचे दब गए। वहां मेले में मौजूद लोग भागते हुए उस झूले के नजदीक पहुंचे और उन्होंने उन बच्चों को बाहर निकाला और घायल हुए उन बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे की जानकारी मिलने पर झाबुआ की कलेक्टर वहां पहुंच गई। उन्होंने उन बच्चों से मुलाकात की और उनके इलाज के लिए डॉक्टरों को निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर एक टीम मेले में पहुंची और टीम ने हादसे वाली जगह पर पहुंचकर जांच की। इस मामले में कलेक्टर ने जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। अंदर जो भी सदस्य या जो भी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, यदि किसी प्रकार की भी उनके स्तर पे कमी पाई जाती है तो उसमें आप लोग निश्चिंत रहिए। इस हादसे के बाद वहां के लोगों के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मेले का आयोजन करने वालों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा दिया और प्रशासन से उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। उधर यूपी के गाजियाबाद में लापरवाही का आरोप लगाते हुए 44 बीएलओ की तनख्वाह रोकने के आदेश दे दिए गए। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रशासन ने 44 बीएलओ पर कार्रवाई करते हुए उनका वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एसआईआर के काम में लापरवाही बरती, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जो 18 तारीख को हमारा विशेष अभियान का तिथि था, उसमें उच्च अधिकारियों के निरीक्षण में 44 बीएलओ अनुपस्थित पाए गए थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आईआईएमटी कॉलेज की कैंटीन में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि एक दूसरे पर टिप्पणी करने को लेकर उनके बीच झगड़ा शुरू हुआ, जो मारपीट में बदल गया। मारपीट में कई छात्र घायल हो गए। मुंबई के मालाड इलाके में अचानक एक बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में वो बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि बस में सवार सभी यात्री समय रहते बाहर आ गए। इधर उत्तर प्रदेश के एटा में उस वक्त सनसनी मच गई जब दिन दहाड़े एक दवा कारोबारी के बुजुर्ग माता पिता, उनकी पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सभी के सिर पत्थर से बुरी तरह कुचले दिखे। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की खबर से पूरे इलाके में दहशत मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस की एक टीम वहां पहुंची, लेकिन मकान के अंदर का मंजर देखकर पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि उस 2 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर कमल नाम के दवा कारोबारी के पिता गंगा सिंह का शव चारपाई पर पड़ा था। उनकी मां श्यामा देवी और 20 साल की बेटी ज्योति के शव पहली मंजिल पर कमरे में जमीन पर पड़े थे, जबकि उनकी पत्नी रत्ना देवी का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। कमरे में हर तरफ खून फैला था और सभी के सिर पर पत्थर से वार किया गया था। देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उन पर अपना गुस्सा निकाला। टाइल के पत्थर से हत्या की गई, निर्मम तरीके से हत्या की गई, सर कुचला गया। ये जो है साक्ष्य सामने आ रहा है। जिस वक्त पुलिस वहां पहुंची उस वक्त कारोबारी की मां जिंदा थी, उनकी सांसें चल रही थीं, लेकिन उनका सिर बुरी तरह फटा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। और एक ही परिवार के 4 लोगों की जिस तरीके से घर के अंदर हत्या की गई, उससे पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। घटना एटा जिले के नगला प्रेमी इलाके में हुई।
हत्याकांड का पता चलने के बाद मकान के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस की कई बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने हत्याकांड की पड़ताल शुरू की। पुलिस ने कारोबारी से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान कारोबारी ने पुलिस को बताया कि वो रोजाना की तरह अपनी दवा दुकान से दोपहर के वक्त घर पर खाना खाने आए थे। उस वक्त घर पर सब कुछ ठीक था। उन्होंने दावा किया कि वो खाना खाने के बाद अपनी दुकान पर लौट गए थे। उसके बाद घर में उनके परिवार की हत्या कर दी गई। और इस हत्याकांड का पता तब चला जब कारोबारी का 12 साल का बेटा स्कूल से घर लौटा। घर का दरवाजा पहले से खुला था, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर गया उसकी चीख निकल गई, क्योंकि घर के अंदर उसके दादा दादी, मां और बहन का खून से सना शव पड़ा था। हमने तो पहले नीचे देखा, कुछ भी नहीं था, अम्मा मम्मा कोई नहीं थी। फिर हम पंखा की आवाज सुन के ऊपर गए, तब क्या कहते पता चला कि कुछ हुआ है यहाँ। उसके शोर मचाने के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। थोड़ी देर में कारोबारी भी वहां पहुंच गए। उनकी 17 साल की छोटी बेटी को तो यह यकीन ही नहीं हुआ कि उसके परिवार के 4 लोग इस दुनिया में नहीं रहे, जबकि कुछ घंटे पहले तक घर में सब कुछ ठीक था। मैं ऊपर गई, मेरी मम्मी बेड पे थी, वो मेरी बहन और मेरी दादी जमीन पर पड़ी हुई। 4 लोग, मेरी दादी है, मेरे बाबा है, मेरी मम्मी है और मेरी छोटी बहन है। पुलिस ने कारोबारी और उनके बच्चों के अलावा पड़ोस में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दोपहर के वक्त कारोबारी के घर में कौन कौन आया था। पुलिस ने मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के वीडियो खंगालने शुरू किए। फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। पुलिस ने शक जताया कि इस हत्याकांड को किसी जानने वाले ने ही अंजाम दिया। पुलिस ने दावा किया कि हत्या करने वाले को कारोबारी के परिवार के लोगों के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, मतलब घर के लोग कब कहां जाते हैं, कितने बजे घर लौटते हैं। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आ गया जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के वीडियो के आधार पर कारोबारी कमल सिंह को ही हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। घटना इनके द्वारा की गई है। जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने भी इस बात को स्वीकारा। टैक्टिक्स अपना के काफ़ी पूछताछ की गई। इनके कपड़े का फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया, जिसमें इनके कपड़े पे और जूते पे ब्लड स्टेन मिले। पुलिस ने दावा किया कि कारोबारी ने बड़ी चालाकी से हत्याकांड को अंजाम दिया था, ताकि उन पर किसी को कोई शक न हो। हालांकि पुलिस की जांच में उनकी सारी चालाकी सामने आ गई, ऐसा पुलिस ने दावा किया। और इसके बाद पुलिस के अधिकारी हत्याकांड के पीछे की वजह जानने में जुट गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी कारोबारी की बड़ी बेटी ज्योति की शादी तय हो चुकी थी और पैसों के इंतजाम को लेकर घर में तनाव चल रहा था। पुलिस ने दावा किया कि पैसों को लेकर कारोबारी की पत्नी के साथ उनकी कहासुनी हुई थी। जब ये खाना खाने गए तो इनकी पत्नी द्वारा फिर से पूछताछ की गई कि पैसे आपने दिए कि नहीं दिए, खाते में डाले कि नहीं डाले। तो इस चीज़ को लेकर के कि अभी नहीं डाल पाए, हम नंबर मांग रहे हैं, ऐसा करके हॉट टॉक हुआ। पुलिस ने जानकारी दी कि पत्नी के साथ हुए झगड़े के बाद कारोबारी छत पर चले गए थे। दावा किया गया कि वो छत से पत्थर लेकर नीचे उतरे। उसी पत्थर से उन्होंने पहले अपनी पत्नी और बेटी के सिर को कुचल दिया। मां के चिल्लाने पर उन्होंने मां के सिर पर पत्थर मार दिया। फिर ये छत पे आराम से चले गए टहलते हुए और ईंट लेकर के आए और एकाएक इन्होंने 2-2, 3-3 ईंट मार दी। फिर इनकी जो मदर थी वो चिल्लाती हुई आई, शोर करने लगी, तो इन्होंने मदर के सिर पे भी एक बार कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने बीमार पिता को भी सिर पर पत्थर मारकर उनकी हत्या कर दी। बाद में वो चुपचाप दुकान चले गए थे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने पूछताछ में बताया कि वो आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया था। उधर असम के कोकराझार जिले में एक सड़क हादसे को लेकर 2 समुदायों के लोग बुरी तरह भिड़ गए। बताया गया वहां एक गाड़ी ने आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों को टक्कर मार दी। आरोप लगा इसके बाद आदिवासी समुदाय के लोगों ने उस गाड़ी में सवार बोडो समुदाय के एक युवक की पीट कर जान ले ली और इसी के बाद दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। उन्होंने एक दूसरे पर जमकर हमले कर दिए। यही नहीं, वहां सुरक्षा बल की 2 चौकियों समेत कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। सड़क पर चल रही गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी गई और कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई। हिंसा के दौरान भी एक व्यक्ति की जान चली गई। वो व्यक्ति भी बोडो समुदाय के बताए गए। इसलिए इस समुदाय के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और इंसाफ की मांग की। हैरान कर देने वाला यह मामला कोकराझार जिले के गौरी नगर इलाके का रहा। वहां हुए सड़क हादसे के बाद यह बवाल हो गया और आदिवासी समुदाय और बोडो समुदाय के लोगों की भिड़ंत हो गई। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दावा है कि बोडो समुदाय के युवक ने गाड़ी से आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों को टक्कर मार दी।
आरोप लगा कि इसके बाद भड़के हुए लोगों ने उस युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। इस घटना से भड़के बोडो समुदाय के लोगों ने आदिवासी समुदाय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। न्याय की मांग कर रहे सैकड़ों लोग एक हाईवे पर जमा हो गए। इसके बाद तो वहां गाड़ियों की लाइन लग गई और इसकी जानकारी मिलने पर कई थानों की पुलिस बुला ली गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों को पहले तो समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने तो पुलिस वाले भी एक्शन में आ गए। उन्होंने लाठियां भाजनी शुरू कर दी और आंसू गैस के गोले भी दागे। इसके बाद तो भगदड़ मच गई। असम पुलिस ने करीब 30 लोगों को हिरासत में ले लिया और पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी। इतना ही नहीं, अफवाह फैलने से रोकने के लिए वहां इंटरनेट सेवाओं पर भी बैन लगा दिया गया। इधर गोवा में रूस की रहने वाली 2 महिलाओं की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो आरोपी भी रूस का रहने वाला बताया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि वो पिछले कई महीनों से गोवा में रह रहा था, लेकिन इस बीच पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगा कि उसने गोवा के अरम्बोल इलाके में किराए के एक मकान में रहने वाली उनमें एक रूसी महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और उस महिला के शव को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जांच के दौरान एक और हत्या की खबर ने पुलिस को हैरत में डाल दिया। पुलिस अरम्बोल इलाके से 8 किलोमीटर दूर गोवा के मोर्जिम इलाके में पहुंची। वहां से रूस की एक दूसरी महिला का शव बरामद किया। दावा किया गया कि आरोपी ने उस दूसरी महिला की भी गला रेत कर हत्या की थी और फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने गोवा के अरम्बोल, मोर्जिम और मंड्रिम समेत कई इलाकों में छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि हत्या से पहले आरोपी का उन दोनों महिलाओं से झगड़ा हुआ था। उधर गुजरात के सूरत में उद्घाटन से पहले ही लाखों लीटर पानी जमा करने के लिए बनाई गई टंकी ध्वस्त हो गई। टंकी 20 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करके बनाई गई थी, ऐसा बताया गया। लेकिन टेस्टिंग के दौरान वो टंकी धराशायी हो गई और लाखों लीटर पानी जमीन पर बह गया। सूरत के तड़केश्वर गांव में जल आपूर्ति विभाग की तरफ से इसे बनाया गया था। दावा किया गया कि टंकी में 11 लाख लीटर पानी भरने की क्षमता थी। बताया गया उद्घाटन से पहले 9 लाख लीटर पानी भरकर उसकी जांच की जा रही थी, लेकिन पानी भरने के कुछ देर बाद ही वो टूटकर बिखर गई। 3 વર્ષથી ચાલુ હતું ટાંકીનું, તો હજી તો આજે પાણી ભરવામાં આવ્યું અને થોડાક જ ટાઈમમાં જમીન ડોસ થઈ ગઈ છે ટાંકી। वहां हर तरफ मलबे का ढेर लग गया। गनीमत यह रही कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन उस टंकी के गिरने के बाद वहां आसपास बने कई मकानों में पानी घुस गया और सूरत के तड़केश्वर गांव में रहने वाले लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने उस टंकी के निर्माण में खराब क्वालिटी के सामान के इस्तेमाल का आरोप लगाया और प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने उस टंकी को बनाने वाले लोगों पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाए। बताया गया कि उद्घाटन के बाद उस टंकी से वहां 10 से ज्यादा गांवों में पानी की सप्लाई होनी थी और उसे बनाने में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए गए थे। टंकी के ध्वस्त होने के बाद कांग्रेस ने गुजरात सरकार पर करारा हमला बोला। वहीं प्रशासन ने इस मामले में जांच शुरू कर दी और दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की बात की। सौभाग्य की एक बात यह कि 50 साल पहले शोले में वीरू पानी की टंकी पर सुसाइड करने गया था। आज गया होता तो टंकी ही सुसाइड कर लेती। पानी की टंकियां ही गिर जाती हैं। पहले भी कुछ जगहों पर गिर गई, अलग अलग राज्यों में, अब सूरत में गिर गई। ये टंकियां कैसे आत्महत्या कर रही? हम चंद्रयान बना सकते हैं तो पानी की टंकी तो बना ही सकते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। इतने साल से बनी हुई टंकियां खड़ी हैं, तो जाहिर सी बात है या तो अधिकारियों की लापरवाही है, या भ्रष्टाचार है, या फिर अधिकारी ही नाकारा है। तीनों केस में ये बने कैसे हुए हैं? टंकी गिर गई, ये कैसे जमे हुए हैं अपनी पोजीशन पर? पानी की टंकी उद्घाटन से पहले ही ढह गई। कह रहे हैं 20 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करके बनाई गई थी, 20 करोड़ से ज्यादा, 11 लाख लीटर पानी रखने की क्षमता वाली। लेकिन टेस्टिंग में 9 लाख लीटर पानी भर रहा था, थोड़ा सा ही भरा कि धड़ाम से गिर गई। लाखों लीटर पानी बह गया, आसपास के घरों में घुस गया, चारों तरफ कंक्रीट का मलबा फैल गया। शुक्र है कि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन आज के जमाने में यह हो कैसे सकता है? कोई पहली बार थोड़ी टंकी बन रही है कि तकनीक अभी फाइनल नहीं हुई। सरकारें जल जीवन मिशन जैसी बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही हैं, करोड़ों रुपए पानी की सुविधा पर खर्च कर रही हैं। इंजीनियरिंग की आधुनिक तकनीक है, क्वालिटी चेक के लिए मशीनें हैं, स्ट्रक्चर टेस्टिंग के नियम बने हुए हैं, फिर टंकी कैसे गिर सकती है? बनाते टाइम कौन चेक कर रहा था कि क्या सामान लगाकर बना रहे हैं? ठेकेदारों के भरोसे ही छोड़ दिया, तो क्यों छोड़ दिया?
जबकि बता रहे हैं कि ये तड़केश्वर गांव में गिरी, इससे पहले एक टंकी दूध डेयरी इलाके में भी गिर गई थी। यानी दूसरे राज्यों में जो गिरी वो तो अलग बात है, इसी इलाके में थोड़ी दूरी पर ही पहले भी एक गिर गई थी। तब भी किसी ने नहीं देखा कि इस वाली में क्या सामान लगा रहे हैं या इसको कैसे बना रहे हैं। ठेकेदार पर कार्रवाई करेंगे सो तो करेंगे, अधिकारियों की जिम्मेदारी कैसे नहीं बनती? पब्लिक के पैसे के 20 करोड़ कौन देगा? और जिन लोगों को पानी मिलना था, जिन गांवों को पानी मिलना था, उनके पानी की सप्लाई अधिकारियों के घरों से होगी। जब तक इनकी हालत ऐसी ना कर दी जाए कि ये नहाएं क्या और निचोड़ें क्या, कार्रवाइयों पर पानी ही फेरा जाता रहेगा। 100 बात की एक बात। इधर यूपी के मेरठ में एक मकान के अंदर एक महिला का शव मिलने से दहशत मच गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मकान के अंदर एक महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक 35 साल की वो महिला किराए के मकान में बच्चों के साथ रहती थी। जांच में पता चला कि महिला का एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शक जताया गया कि उसी ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। इसमें पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं और इन्हें जल्दी गिरफ्तार कर इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अफजल नाम के युवक पर आरोप लगा कि उसने नाम बदलकर हिंदू समुदाय की एक नाबालिग छात्रा को अपने प्यार के जाल में फंसाया। आरोप है कि उसने छात्रा के साथ बदसलूकी भी की। बाद में लड़की के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कॉलेज के कमरे से 9 साल की एक बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। कई साल से बंद उस कॉलेज के कमरे में उस बच्ची का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। पिछले कई सालों से बंद है। वहाँ पे काम करने वाले जो एक परिवार था, वहाँ पे उनकी एक 9 साल की बच्ची की सुसाइड की सूचना आज मिली है। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव एक कमरे में मिलने से कोहराम मच गया। पुलिस के मुताबिक 2 लोगों के शव फर्श पर, एक बुजुर्ग महिला के साथ 16 साल और 13 साल के 2 लड़कों के शव पलंग पर पड़े थे और पूरे कमरे में खून बिखरा हुआ था। सरसावा थाना क्षेत्र की कौशिक विहार कॉलोनी में हुई इस वारदात के बारे में जिसने सुना वो दहल गया। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की खबर पूरे सहारनपुर में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। लोगों की भीड़ कौशिक विहार कॉलोनी में इकट्ठा हो गई। सहारनपुर के एसएसपी भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक उस कॉलोनी में रहने वाले सरकारी अमीन अशोक राठी और उनके परिवार के 4 सदस्यों का शव संदिग्ध हालात में मिला। सभी के शरीर में गोलियों के निशान थे। जो अशोक राठी हैं, जो अमीन के पद पर यहाँ तैनात थे, उनके पास में 3 पिस्टल पड़ी हुई दिख रही हैं और एक ही कमरे में जो 5 सदस्य हैं घर के, उसमें माँ है, उनकी वाइफ है, 2 लड़के हैं, उनकी डेड बॉडी है और उसमें पॉइंट ब्लैंक शूट किया गया है। इसमें सिर पे जो है गोली लगी है। पुलिस ने अशोक राठी के शव के पास मिली 3 पिस्तौलों की जांच के लिए भेज दिया ताकि अशोक राठी और उनके परिवार के सदस्यों की मौत की सही वजह का पता लगाया जा सके। पुलिस के मुताबिक कमरे में सरकारी अमीन अशोक कुमार राठी, उनकी पत्नी अजिता, बड़े बेटे कार्तिक, छोटे बेटे देव और बुजुर्ग मां विद्यावती के शव मिले। पुलिस के मुताबिक अशोक राठी और उनके परिवार के सभी सदस्यों की मौत का पता उस वक्त चला जब सुबह सुबह दूध वाला उनके घर पहुंचा। कौशिक विहार के इसी मकान में अशोक राठी का परिवार रहता था, अपने 2 बच्चे, मां और पत्नी के साथ। आज सुबह जब दूध वाला आता है तो पता लगता है कि अंदर से दरवाजा बंद है। दूध वाले ने काफी देर तक घर का मेन दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला और यहां तक कि मकान के अंदर से कोई हलचल भी उसे सुनाई नहीं दी। इसके बाद उसने इस बात की जानकारी पड़ोसियों को दी। अशोक राठी के घर के आसपास रहने वाले लोगों की भी चिंता बढ़ गई। उन्होंने गेट फांद कर दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। जी, इधर गेट सारे बंद थे। फिर मैं वो गेट अंदर से बंद थे? हाँ, अंदर से बंद थे। उधर गेट के ऊपर ने उतर के मैं आया। हाँ। तो इधर के भी सब लोग था, ये भी सब अंदर से बंद थे। हाँ। दरवाजा नहीं खुलने पर पड़ोसियों ने अशोक राठी के रिश्तेदारों को फोन करके सूचना दी। इतने में आसपास के कई और लोग वहां इकट्ठा हो गए। सभी ने किसी तरह अशोक राठी के घर के अंदर जाने की कोशिश शुरू की क्योंकि शोर शराबा होने के बावजूद उनके घर के अंदर से कोई हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। पड़ोसियों ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को खबर कर दी और खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए। पड़ोसियों के मुताबिक कमरे के अंदर का मंजर भयावह था। वहां अशोक राठी और उनके परिवार के सभी सदस्यों के शव खून से लथपथ पड़े हुए थे। बिस्तर पर, फर्श पर, दीवारों पर खून के छींटे थे। पड़ोसियों के मुताबिक फर्श पर अशोक राठी और उनकी पत्नी अजिता का शव पड़ा था। पलंग पर बड़े बेटे कार्तिक, छोटे बेटे देव और बुजुर्ग मां विद्यावती के शव थे।
भयानक मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह घबरा गए। इतने में पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया। कमरे से पुलिस ने अशोक राठी के शव के पास से 3 पिस्तौल बरामद की। ये कंट्री मेड पिस्टल्स लग रही हैं। ये पिस्टल जो हैं वो लाइसेंसी तो नहीं अभी प्रथम दृष्टया पता चला है, तो कंट्री मेड पिस्टल्स हैं, तो उसको चेक किया जा रहा है। लोडेड पिस्टल्स हैं। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर है, उसके सारे जो सबूत हैं उनको चेक किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ में यह बात सामने आई कि अशोक राठी मानसिक तौर पर परेशान चल रहे थे और डिप्रेशन की दवाएं खाते थे, और इसी वजह से पुलिस ने अशोक राठी के घर से मिली दवाओं को भी जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया। पुलिस ने अशोक राठी की मेडिकल हिस्ट्री भी चेक करनी शुरू कर दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही कौशिक विहार कॉलोनी पहुंची अशोक राठी की बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आसपास के लोग उन्हें संभालने की कोशिश करते और चुप कराते दिखे। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने इस बात की आशंका जताई कि अमीन अशोक राठी ने ही पहले अपनी मां, पत्नी और दोनों बेटों की गोली मारकर हत्या की, फिर खुद को भी गोली मार ली। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस को अशोक राठी का एक वॉइस मैसेज मिला जिसमें उन्होंने सभी को मारकर आत्महत्या करने की बात कही। सूत्र बताते हैं ये वॉइस मैसेज रात के करीब 2 बजे अशोक ने अपनी बहन के मोबाइल पर भेजा था। सूत्रों के मुताबिक वॉइस मैसेज में अशोक ने पूरे परिवार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में ही किए जाने की बात भी कही थी। इधर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में YouTube वीडियो देखकर नकली कफ सिरप बनाने के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि सुरेश कुमार नाम के उस आरोपी ने अपने घर में फैक्ट्री खोल ली थी और घर में नकली कफ सिरप तैयार कर दवा की दुकानों पर बेचकर बड़ा मुनाफा कमा रहा था। लेकिन पुलिस को नकली कफ सिरप के बारे में जानकारी मिल गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से भारी मात्रा में नकली कफ सिरप और खाली शीशियां जब्त की। इसके अलावा नकली कफ सिरप बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान और एक सिलेंडर भी बरामद किया गया। पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र में रहने वाला सुरेश पहले वहां के एक अस्पताल में काम करता था। बताया गया कि उसने YouTube के जरिए नकली कफ सिरप बनाने का तरीका सीखा था। पीलीभीत में कंपाउंडरी की नौकरी करता था, तो वहाँ से इसको छोटा मोटा कुछ ज्ञान हुआ। उसके बाद से इसने लगभग 1 साल से ये कार्य कर रहा है, जिससे बहुत हानिकारक है और लोगों के सेहत और तबीयत का खिलवाड़ का एक तरीका है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि सिर्फ 80 रुपए खर्च करके वो नकली कफ सिरप की 10 शीशियां बना लेता था और उन शीशियों को 500 रुपए से भी ज्यादा कीमत पर बेच देता था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद इस काम में इसके साथ जुड़े लोगों की तलाश तेज कर दी। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौत के 10 दिन बाद लिफ्ट के निचले हिस्से से एक बुजुर्ग का शव निकाला गया। बताया गया कि वो लिफ्ट कई दिन से खराब थी। जब बदबू आने के बाद लिफ्ट की जांच कराई गई तो वहां उनका शव बुरी हालत में मिला। वो शव 77 साल के बुजुर्ग प्रीतम गिरी स्वामी का बताया गया और यह पूरा मामला भोपाल के मिसोरद इलाके का रहा। उनके घर वालों के मुताबिक वो शव 10 दिन तक लिफ्ट की डक्ट यानी उसके सबसे नीचे वाले हिस्से में दबा रहा। उन्हें यह सब देखकर यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी और जब लिफ्ट से बदबू आने लगी तो लोगों ने उसकी शिकायत उस रिहायशी सोसाइटी के मैनेजमेंट से की। फिर जब लिफ्ट ठीक करने वाले उसके निचले हिस्से में पहुंचे तो वहां से एक शव बरामद हुआ। उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए क्योंकि वो शव कई दिन से लापता बताए जा रहे बुजुर्ग प्रीतम गिरी स्वामी का बताया गया और इसके बाद उनके घर में सन्नाटा पसर गया। 10 दिन तक लिफ्ट के नीचे दबे रहने से शव की हालत खराब हो चुकी थी। उनके घर वालों ने बताया कि वो 6 जनवरी को घर से निकले थे, उसके बाद वो नहीं लौटे थे। उन लोगों ने उस रिहायशी सोसाइटी के मैनेजमेंट पर कई आरोप लगाए। आप लोगों ने शिकायत की थी तो क्या होता था? कुछ नहीं, कुछ बोलते ही नहीं थे। वो 2 बार शिकायत करी थी भाई ने, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, कोई आया ही नहीं सुधारने। वो तो चाहे जब खराब हो जाती हर कभी। और उनके मुताबिक वो लिफ्ट 6 जनवरी को दोपहर बाद ही खराब हो गई थी। उनकी शिकायत पर पुलिस भी मामला दर्ज कर इस केस की जांच में जुट गई। सभी तथ्यों पर उसमें जांच की जा रही है। जो वहाँ पर उसका कौन मेंटेनेंस देखता है लिफ्ट का और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सभी पहलुओं पर इसमें जांच की जा। पुलिस ने जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही और इस हादसे के बाद उस हाउसिंग सोसाइटी में हंगामा मच गया। वहां रहने वाले लोग डरे सहमे नजर आए। प्रीतम गिरी स्वामी के घर वालों ने बताया कि उनकी बिल्डिंग में लगी लिफ्ट अक्सर खराब हो जाया करती थी।
लिफ्ट खराब है, कृपया इसका उपयोग ना करें। ये नोटिस कब लगा? ये अभी लगा है। पहले लगा था क्या? नहीं, पहले इस लिफ्ट में कोई खराबी आती थी क्या? हाँ, हर कभी ये बंद हो जाती थी। मेंटेनेंस वालों की बड़ी लापरवाही है, इस ओर ध्यान नहीं देते। वहां रहने वाले दूसरे लोग भी उस हादसे के बाद परेशान दिखे। उन लोगों ने भी समय समय पर लिफ्ट में खराबी आने की शिकायत की। जो पहले आप लोगों को लिफ्ट में ऐसी शिकायतें आ रही थी? हाँ, मतलब कभी कभी गेट अपने से खुलता है, एक बार मेरे साथ भी हुआ है। आपके साथ हो चुका है? मतलब मैं अंदर थी और लिफ्ट चल रही थी, कोई 4th फ्लोर में खोल दिए थे। हादसे के बाद उस लिफ्ट के खराब होने का नोटिस लगा दिया गया और पुलिस ने भी जांच तेज कर दी। इधर राजस्थान के करौली में बाइक रैली पर हुए पथराव के मामले में आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन ले लिया गया। राजस्थान के करौली में बाइक रैली पर हुए पथराव और दंगा मामले में आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। प्रशासन के इस एक्शन से वहां कोहराम मच गया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक तेज रफ्तार कार ने कई मजदूरों को रौंद दिया। घटना में 5 मजदूरों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। बाद में मरने वालों के परिवार वालों ने सड़क जैम कर अपनी नाराजगी जताई। हरियाणा के पंचकुला से एसटीएफ की टीम ने राजेंद्र उर्फ जिंदा नाम के गैंगस्टर को गिरफ्तार किया और उसके पास से एक पिस्तौल और 10 गोलियां बरामद करने का दावा किया गया। एसटीएफ के मुताबिक उसके खिलाफ 30 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उधर मुंबई में एक्टर अक्षय कुमार के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक अक्षय कुमार के काफिले के पीछे एक ऑटो चल रहा था। उस ऑटो को एक मर्सिडीज कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इसकी वजह से वो ऑटो बेकाबू हो गया और अक्षय कुमार के काफिले की एक गाड़ी से जा भिड़ा। टक्कर इतनी भयंकर थी कि वो ऑटो पिचक गया। इसके साथ ही अक्षय कुमार के काफिले की गाड़ी भी ऊपर उठ गई और 2 पहियों पर खड़ी हो गई। ऑटो को देखकर आपको समझ सकते हैं कि टक्कर बहुत ज़्यादा तेज थी और पुलिस ने जिस तरह से बताया कि मर्सिडीज कार पीछे थी, उसके आगे ऑटो रिक्शा था। ऑटो रिक्शा टक्कर आने के बाद ऑटो रिक्शा के जो आगे थी वो अक्षय कुमार के कॉन्वॉय का एस्कॉर्ट व्हीकल था। इस हादसे के बाद जुहू इलाके में अफरा तफरी मच गई। तुरंत पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से उस ऑटो को वहां से निकाला। इसके बाद ऑटो के ड्राइवर और उसमें सवार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया। वहां ऑटो ड्राइवर की हालत गंभीर बताई गई क्योंकि मर्सिडीज कार से टक्कर लगने के बाद वो ऑटो सीधे आगे खड़ी गाड़ी में जा घुसा। पुलिस के मुताबिक अक्षय कुमार हादसे वाली गाड़ी के आगे वाली गाड़ी में बैठे हुए थे। वो अपनी पत्नी के साथ मुंबई एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह भयानक हादसा हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में अक्षय कुमार, उनकी पत्नी और किसी को कुछ नहीं हुआ। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाया गया कि उस कार का ड्राइवर नशे में था। ऐसे में पुलिस ने उसका मेडिकल चेकअप करवाया। उन्होंने किसी तरह का नशा किया है या शराब पी है, इसके हिसाब से उनका मेडिकल चेकअप किया गया है। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया। हादसे में उस गाड़ी के आगे वाले हिस्से को भी काफी नुकसान हुआ दिखा। इधर कर्नाटक में अश्लील वीडियो सामने आने के बाद नागरिक अधिकार प्रवर्तन विभाग के डीजीपी के रामचंद्र राव को सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले उनके दफ्तर के कुछ वीडियो सामने आए थे जिसके बाद के रामचंद्र राव पर अलग अलग महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया गया था और इस मामले ने पूरे राज्य में सनसनी मचा दी। मामला नागरिक अधिकार प्रवर्तन विभाग के डीजीपी से जुड़ा था और इसकी गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने तुरंत जांच शुरू करवा दी। इस बीच आरोपी पुलिस अधिकारी को उनके पद से भी हटा दिया गया। ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ। ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ। वीडियो के सामने आने के बाद रामचंद्र राव ने राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर से मिलने की कोशिश की लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और इस बीच राज्य सरकार ने उन पर कार्रवाई कर दी। लेकिन के रामचंद्र राव ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इस वीडियो को झूठा और मनगढ़ंत बताया। के रामचंद्र राव के मुताबिक उनके करीब 8 साल पुराने वीडियो से छेड़छाड़ करके यह वीडियो बनाया गया। ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ। ಇದು ನಮಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್, ಸುಳ್ಳು। कर्नाटक के नागरिक अधिकार प्रवर्तन विभाग के डीजीपी को सस्पेंड किए जाने के बाद उनकी बेटी भी चर्चा में आ गई। के रामचंद्र राव की बेटी कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव है जो गोल्ड तस्करी केस में जेल में बंद है। उन पर दुबई से करीब 14 किलो सोने की तस्करी कर बेंगलुरु लाने का आरोप लगा था। उन्हें पिछले साल एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद से ही वो बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद है।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई करते हुए उन्हें खाना खिलाने वालों पर सख्त टिप्पणी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों पर सख्त टिप्पणी की और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दो टूक कहा कि आवारा कुत्तों के हमले में किसी को चोट लगती है या मौत होती है तो नगर निकाय के साथ ही आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। राजस्थान में कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य की भजनलाल सरकार पर परिसीमन प्रक्रिया में बेईमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार अपने वोट बैंक वाले इलाकों को छोटे छोटे वार्डों में बांट रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन लोगों ने वेतन समेत कई मांगों को लेकर सड़कों पर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग की, जिसके बाद उनके बीच झड़प हो गई। इधर ब्रिटेन की राजधानी लंदन के एक स्कूल में तिलक लगाने की वजह से एक छात्र के साथ भेदभाव करने का हैरान करने वाला मामला सामने आया। ब्रिटेन में भारतीय समुदाय के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्था इनसाइट यूके के मुताबिक 8 साल के उस छात्र को तिलक लगाने पर स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और इस खबर ने वहां रहने वाले भारतीयों को डरा दिया। मामला लंदन के विकार्स ग्रीन प्राइमरी स्कूल नाम के स्कूल का रहा। बताया गया कि वहां पढ़ने वाले उस हिंदू छात्र को माथे पर तिलक लगाने की वजह से टारगेट किया गया और उससे कई सवाल पूछे गए। दावा किया गया कि स्कूल के हेड टीचर भी उस पर नजर रखने लगे और उसे बात बात पर टोकने लग गए और इस वजह से वो छात्र इतना डर गया कि वो बाकी बच्चों से अलग थलग पड़ गया। दावा किया गया कि उस छात्र के माता पिता ने दूसरे हिंदू छात्रों के परिवार वालों के साथ मिलकर स्कूल प्रबंधन से हिंदुओं के धार्मिक रीति रिवाजों को लेकर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया। इस भेदभाव से परेशान होकर छात्र को बाद में अपना स्कूल ही बदलना पड़ गया। उधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुए कार हादसे में एक लड़की की मौत हो जाने से लोग दंग रह गए। बताया गया कि उस गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिनमें एक 19 साल की लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई और हादसे में उस कार का एक हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। नोएडा पुलिस के मुताबिक एलिवेटेड रोड पर यह हादसा एक ट्रक से आगे निकलने की कोशिश में हुआ। तेज रफ्तार होने की वजह से कार का संतुलन बिगड़ा और उसकी टक्कर आगे जा रहे एक ट्रक से हो गई। उस गाड़ी में सवार 4 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद वहां पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान 19 साल की एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों का इलाज जारी है, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई गई। हादसे के बाद पुलिस उस ट्रक की तलाश में जुट गई जिससे कार की टक्कर हुई थी। इधर जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल ने बम धमाके की साजिश नाकाम कर दी। आशंका जताई गई कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाने के लिए बम धमाके की साजिश रची थी, लेकिन पेट्रोलिंग के दौरान एक बड़े हादसे को टाल दिया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच उन बमों को नष्ट किया गया, जिससे आतंकियों के मंसूबों पर पानी फिर गया। बताया गया कि सुरक्षा बल को बारामूला जिले में श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे के पास पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध चीजें मिली। इसके बाद डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई जांच में वहां बम होने का पता चला। हालांकि समय रहते ही उन बमों को विस्फोट करके नष्ट कर दिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इसके बाद हाईवे पर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा और बढ़ा दी गई। गणतंत्र दिवस से पहले इस साजिश से पर्दा उठने के बाद सुरक्षा बल और भारतीय सेना अलर्ट हो गई। उधर नितिन नबीन ने बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया। 45 साल के नितिन नबीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। दिल्ली में मौजूद बीजेपी मुख्यालय में उनके नाम का ऐलान किया गया। अध्यक्ष पद संभालने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने खुद को साधारण कार्यकर्ता बताते हुए पूरी जिम्मेदारी से पार्टी को आगे ले जाने का भरोसा दिया। राजनीति शॉर्टकट नहीं है, राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को बीजेपी का सबसे युवा अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उन्हें माला पहनाई। इसके बाद उन्होंने करीब 55 मिनट का भाषण दिया और उन्होंने अपने भाषण में खुद को पार्टी का एक कार्यकर्ता बताया और नितिन नबीन को अपना बॉस बताया। माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने राजधानी में लगातार हो रही हत्याओं को लेकर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। आतिशी ने बढ़ते अपराध को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर हमला बोला। क्या हाल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और उनकी इस ट्रिपल इंजन की सरकार ने दिल्ली का।
रोज दिल्ली में मर्डर हो रहे हैं। उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक भीषण बम धमाके में चीन के एक नागरिक समेत 7 लोगों की जान चली गई। धमाका एक होटल के रेस्टोरेंट को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। और इस हमले में खास तौर पर चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। जिस रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हुआ वो चीन के एक नागरिक का ही था। धमाका इतना जोरदार था कि रेस्टोरेंट के नजदीक से गुजर रही एक गाड़ी हवा में उछल गई। इसके बाद वहां चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया। कुछ ही देर में रेस्टोरेंट और उसके आसपास मलबा बिखर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। धमाका काबुल के जिस इलाके में हुआ उसे वहां का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। और जानकारी के मुताबिक उस रेस्टोरेंट के मालिक एक चीनी नागरिक हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी और अफगानिस्तान के एक नागरिक के साथ मिलकर इस चीनी खाने के रेस्टोरेंट को खोला था। बताया गया कि वहां ज्यादातर चीन के ही नागरिक खाना खाने पहुंचते थे। ब्लास्ट होते ही वहां की सड़क पर गाड़ियां जहां तहां रुक गईं। उनमें बैठे लोग एक एक कर बाहर निकले और घायलों का हाल जानने में जुट गए। हालांकि किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन अफगानिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने इसके पीछे आतंकी संगठन ISIS का हाथ होने का अंदेशा जताया। इसके बाद वहां के सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। उधर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की बहू पाकिस्तानी लोगों के निशाने पर आ गई। वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी शादी में भारतीय डिजाइनरों की डिजाइन की गई ड्रेस पहन ली। 17 जनवरी को मरियम नवाज के बेटे की शादी हुई थी और इस दौरान मरियम नवाज की बहू के शादी के जोड़े पर पाकिस्तान में बवाल खड़ा हो गया। लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। 17 जनवरी को पाकिस्तान के लाहौर में मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की दूसरी शादी हुई थी। मरियम नवाज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की CM भी हैं। उनके बेटे की शादी पाकिस्तान के पूर्व सांसद शेख रोहेल असगर की पोती से हुई। शादी में उन्होंने भारतीय डिजाइनर तरुण टहलियानी की डिजाइन की गई लाल रंग की साड़ी पहनी थी और उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हंगामा खड़ा हो गया। पाकिस्तान के लोगों ने उनकी पसंद पर सवाल खड़े कर दिए। कुछ लोगों ने तो उन्हें गद्दार तक बता दिया। इसके अलावा कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े डिजाइनरों को नजरअंदाज कर भारत के डिजाइनरों को चुनना गलत है। उन्होंने मरियम नवाज की बहू की पसंद पर नाराजगी जताई। शादी के अलावा मरियम नवाज की बहू ने अपनी मेहंदी में भी भारतीय डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ ही लहंगा पहना था। वो सब्यसाची के डिजाइन किए हुए हरे रंग के लहंगे में नजर आई। पाकिस्तान के कुछ लोगों ने उनके लहंगे और उनकी पसंद की जमकर तारीफ की, लेकिन कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने भारतीय डिजाइनरों को चुनने के फैसले को गलत बताया और इसके बाद लोगों ने मरियम नवाज को भी निशाने पर ले लिया। मरियम नवाज अपने बेटे की मेहंदी में पीले रंग के एक लहंगे में नजर आई थी। वो एकदम दुल्हन की तरह सजी हुई थी खुद। उनके इसी लहंगे को लेकर पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया। लोगों ने लिखा कि मरियम नवाज को हमेशा दुल्हन की तरह सजने का शौक है। कुछ लोगों ने तो यह आरोप तक लगा दिया कि मरियम नवाज शादी में भी दुल्हन से ज्यादा खूबसूरत दिखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया। मेहंदी के अलावा मरियम नवाज के शादी वाले दिन के लहंगे की भी खूब चर्चा हुई। शादी वाले दिन उन्होंने हरे रंग का लहंगा पहना हुआ था। उधर रूस के कमचातका प्रायद्वीप में आए बर्फीले तूफान ने वहां तबाही मचा दी। वहां पिछले कुछ दिनों में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि उसके नीचे सब कुछ दफन हो गया। वहां बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हो गए। इमारतों के निचले हिस्से बर्फ के नीचे दब गए, जबकि इमारतों के बाहर खड़ी गाड़ियां बर्फ में मानो दफन हो गई। पिछले हफ्ते वहां एक ताकतवर चक्रवात आया था और उसकी वजह से रूस के कमचातका के कई इलाकों में आसमान से बर्फ की शक्ल में आफत बरसी। वहां इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि पूरा इलाका सफेद हो गया। रूस के मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में करीब 4 मीटर तक की बर्फबारी हुई। इससे कई मकान बर्फ के नीचे दब गए। इमारतों के दरवाजों के बाहर कई फीट बर्फ जमा हो गई, जिससे लोग घरों में कैद हो गए। घरों से बाहर निकलने के लिए कुछ लोग इमारतों की खिड़कियों से कूदते नजर आए। कमचातका प्रायद्वीप रूस के पूर्वी छोर पर मौजूद है। मॉस्को से इसकी दूरी करीब 7000 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीप जापान के उत्तर में है, उस तरफ बिल्कुल पूर्व में, और अलास्का के पश्चिम में स्थित है। इसके अलावा कमचातका प्रशांत महासागर और ओखोत्स्क सागर से घिरा है। यहां पहाड़ी इलाके और ठंडी हवाओं के कारण नमी से अक्सर भारी बर्फबारी होती है। इसी इलाके में पिछले हफ्ते एक चक्रवात आया था। उसकी वजह से वहां बारिश और तेज हवाएं चली थी और उसके बाद कमचातका में बर्फीला तूफान आ गया।
वो भी 60 साल का सबसे बड़ा और खतरनाक बर्फीला तूफान। इसके बाद वहां स्कूल बंद कर दिए गए थे, पूरे इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। कई दिन तक वहां बर्फबारी होती रही। बर्फीले तूफान की वजह से वहां इतनी ज्यादा बर्फ गिर गई कि उसमें सब कुछ दफन हो गया। रूस के मौसम विभाग के मुताबिक इससे पहले 1970 के दशक में कमचातका में इतनी ज्यादा बर्फ गिरी थी, यानी 50 साल बाद ही हो रहा। बर्फबारी की वजह से कुछ जगहों पर बर्फ के पहाड़ खड़े हो गए, इमारतों के दरवाजे बर्फ से बंद हो गए। इसके बाद मकानों के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए वहां सुरंगें तक खोदी गई। इसी दौरान छत से बर्फ गिरने से 2 लोगों की मौत भी हो गई। इमारतों के बाहर खड़ी कारें कई फीट बर्फ के नीचे दबी नजर आईं। बर्फीले तूफान के थमने के बाद लोग बर्फ में दबी अपनी गाड़ियों को निकालने में जुट गए। कुछ लोग फावड़े से गाड़ियों के पास से बर्फ हटाते दिखाई दिए। और तो और भारी बर्फबारी से सड़कों का नामो निशान मिट गया। सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो गई। उसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों का चलना नामुमकिन हो गया। कुछ लोग ट्रैफिक लाइट के पास बर्फ के ढेर पर चलते नजर आए। कमचातका प्रायद्वीप के कई दूसरे इलाकों का हाल भी ऐसा ही नजर आया। वहां भी रिकॉर्ड बर्फबारी हुई। इससे सड़कें, गलियां, यहां तक कि मोहल्ले बर्फ के नीचे दब गए। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। तूफान के थमने के बाद लोग अपने अपने घरों और इमारतों के दरवाजों तक रास्ता बनाने में जुटे। इसी तरह मशीनों की मदद से सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। लेकिन परेशानी ये रही कि रूस के मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में कमचातका में और भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया, और ऐसा हुआ तो वहां के हालात एक बार फिर बिगड़ सकते हैं। इधर अमेरिका के मिशिगन में कोहरे और बर्फबारी के बीच एक हाईवे पर 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर मिली और हादसे के बाद उस हाईवे पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी नजर आई। जबरदस्त टक्कर के बाद कई गाड़ियां फिसलकर सड़क से नीचे चली गई। इनमें कारों के अलावा बड़े बड़े कंटेनर वाले ट्रक भी शामिल थे। बड़े बड़े ट्रकों को भारी नुकसान पहुंचा। इस दौरान वो हाईवे बर्फ की चादर से ढका नजर आया। दिल दहला देने वाला हादसा मिशिगन के ऑटोवा शहर में हुआ। बताया गया कि बर्फबारी और कम विजिबिलिटी के कारण उन गाड़ियों की भीषण टक्कर हो गई। ऐसा लगा मानो वहां किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। दौरान वो गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में मुड़ी नजर आई और हादसे की वजह से उस हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कुछ गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी नजर आई। इससे उन गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। कुछ गाड़ियों के आगे का हिस्सा बुरी तरह टूट गया। हादसे में कई लोग घायल हो गए। जानकारी मिलने पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। खराब मौसम के बीच उन गाड़ियों पर बर्फ की परत बिछने लग गई। हालांकि बर्फ में फंसी उन गाड़ियों को दूसरी गाड़ियों की मदद से बाहर निकाला गया। साथ ही घायलों को भी अस्पताल भेजा गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। ग्रीनलैंड को लेकर चल रहे विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट कर दुनिया भर में खलबली मचा दी, क्योंकि उस तस्वीर के जरिए उन्होंने ग्रीनलैंड ही नहीं बल्कि कनाडा को भी अमेरिका का हिस्सा बताने की कोशिश की। और ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप ने जो तस्वीर साझा की उसमें एक पोस्टर नजर आया। उस पोस्टर पर अमेरिका और उसके आसपास के देशों का नक्शा दिखाई दिया। लेकिन चौंका देने वाली बात यह कि उस नक्शे में अमेरिका ही नहीं बल्कि कनाडा और ग्रीनलैंड भी अमेरिका के झंडे से रंगे नजर आए। उन्हें अमेरिकी झंडे के लाल, सफेद और नीले रंग में दिखाया गया। व्हाइट हाउस के अंदर लगे उस पोस्टर के आगे ट्रंप यूरोपीय देशों के कुछ नेताओं के साथ बैठक करते दिखे। हालांकि जब वो बैठक हुई थी तब इस तरह का नक्शा वहां नहीं लगा था, बल्कि यूक्रेन का मैप लगाया गया था, क्योंकि पिछले साल अगस्त महीने में रूस और यूक्रेन जंग के मुद्दे पर व्हाइट हाउस में बैठक हुई थी। उस मीटिंग में यूरोपीय नेताओं के साथ ज़ेलेंस्की भी शामिल हुए थे। उसी बैठक की तस्वीर को एडिट करके उसमें यूक्रेन की जगह अमेरिका और उसके पड़ोसियों का नक्शा लगा दिया गया। ट्रंप ने एडिट की हुई तस्वीर के जरिए एक बार फिर ग्रीनलैंड को हथियाने की हुंकार भर दी। ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने की जिद पर अड़े अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा को भी अमेरिका के नक्शे में जोड़ने की बात कह चुके हैं। उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का ऑफर भी दिया था, लेकिन कनाडा ने उनका ऑफर ठुकरा दिया था। हालांकि ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक और तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो ग्रीनलैंड की धरती पर अमेरिका का झंडा फहराते दिखे। एडिट करके बनाई गई उस तस्वीर में ट्रंप के पीछे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी खड़े नजर आए, जबकि पास में ही लकड़ी का एक साइन बोर्ड गड़ा हुआ दिखा। उस बोर्ड पर अंग्रेजी में लिखा गया ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी, यानी ग्रीनलैंड को अमेरिका का क्षेत्र बताया गया।
साइन बोर्ड पर नीचे की तरफ 2026 भी लिखा था। मतलब ट्रंप ने संकेत दिए कि ग्रीनलैंड इसी साल अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगा। अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच मौजूद ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने साल 2019 से ही नजर गड़ा रखी, लेकिन बीते कुछ दिनों में वो इसे लेकर एकदम आक्रामक नजर आए। ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला करने, उस पर कब्जा जमाने की धमकी तक दे चुके हैं और उनकी धमकियों की वजह से ही यूरोप और अमेरिका के बीच तलवारें खिंचने की नौबत आ गई, क्योंकि डेनमार्क, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देश खुलकर अमेरिका के विरोध में उतर आए। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और वही उसकी सुरक्षा करता है, जबकि ट्रंप ने तो ग्रीनलैंड को डेनमार्क का हिस्सा बताए जाने पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनके मुताबिक डेनमार्क ग्रीनलैंड को इसलिए अपना बताता है क्योंकि वहां सैकड़ों साल पहले उसकी नावें उतरी थी। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड तक डेनमार्क ही नहीं बल्कि अमेरिका की नावें भी पहुंची थी, और ऐसे में ग्रीनलैंड को डेनमार्क का हिस्सा बताना ठीक नहीं है। यानी इतना तो साफ हो गया कि इस मुद्दे पर ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं, और तो और उन्होंने ग्रीनलैंड को अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया की सुरक्षा के लिए बेहद अहम बता दिया। हालांकि ट्रंप का दावा है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को सुरक्षा देने में नाकाम रहा है। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए रूस और चीन ने चोरी छिपे वहां पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि रूस ने ट्रंप के आरोपों को खारिज कर दिया। उसके विदेश मंत्री ने दो टूक कह दिया कि ग्रीनलैंड को लेकर छिड़े विवाद से उनके देश का कोई लेना देना नहीं है और इस बात के कोई सबूत नहीं कि रूस ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ट्रंप की एक बात से सहमत नजर आए। ट्रंप की तरह उन्होंने भी ग्रीनलैंड को डेनमार्क का हिस्सा बताए जाने पर ऐतराज जताया। मतलब रूस और अमेरिका दोनों ने ग्रीनलैंड को डेनमार्क की जमीन बताए जाने पर सवाल उठा दिए। ग्रीनलैंड को रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है क्योंकि यह द्वीप अमेरिका और यूरोप के बीचों बीच मौजूद है। मतलब ऐसी जगह जिसे अमेरिकी फौज पड़ाव की तरह इस्तेमाल कर पूरे यूरोप पर नजर रख सकती है। इसके अलावा वहां से रूस और चीन तक भी अमेरिका की पहुंच आसान हो सकती है। माना जा रहा है इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर किसी की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, इस मामले में विरोध करने वाले यूरोप के 8 देशों के खिलाफ वो 10% टैरिफ यानी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं और उन देशों में फ्रांस भी शामिल रहा। हालांकि फ्रांस पर ट्रंप का गुस्सा सिर्फ ग्रीनलैंड वाले मुद्दे को लेकर ही नहीं भड़का, बल्कि गाजा में शांति की योजना को लेकर भी ट्रंप ने फ्रांस को धमकी दे डाली। हुआ यह कि अमेरिका ने जंग की वजह से बर्बाद हो चुके गाजा को फिर से बसाने के लिए एक बोर्ड बनाने की तैयारी तेज कर दी। गाजा पीस बोर्ड यानी गाजा में शांति के लिए बनाए जा रहे बोर्ड का सदस्य बनने के लिए भारत और फ्रांस समेत करीब 60 देशों को न्योता भेजा गया। लेकिन खबर है कि फ्रांस ने ट्रंप की अध्यक्षता वाले इस बोर्ड का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने फ्रांस से अमेरिका आने वाली वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली। What I'll do is if they feel like Costco, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes and he'll join. But ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की एक प्राइवेट चैट भी लीक कर दी। उन्होंने दावा किया कि मैक्रोन ने उन्हें बातचीत के लिए पेरिस आने का प्रस्ताव रखा। माना जा रहा है कि इस चैट को लीक करके ट्रंप ने यह जताने की कोशिश की कि यूरोप के देश उनके आगे डरे सहमे नजर आ रहे हैं। उधर पाकिस्तान ने T20 विश्व कप के दौरान भारत में मैच न खेलने वाली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग का समर्थन कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश का समर्थन करते हुए अगले महीने शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां रोक दी। उसके मुताबिक अगर वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खेलने का मुद्दा हल नहीं हुआ तो पाकिस्तान की टीम खेलने पर फिर से विचार कर सकती है। इस वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में होना है। बीसीसीआई अपने सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बदलाव की तैयारी में जुट गया। सिलेक्शन कमेटी ने मौजूदा स्ट्रक्चर में मौजूद A+ ग्रेड को खत्म करने और सिर्फ 3 कैटेगरी A, B और C रखने का प्रस्ताव दिया। खबर है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को A+ से B ग्रेड में भेजा जा सकता है। 35 साल की बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि उनके घुटने में दर्द रहता है और इसकी वजह से ही उन्होंने आगे नहीं खेलने का फैसला लिया। साइना नेहवाल आखिरी बार जून 2023 में सिंगापुर ओपन में खेली थी। 100 बात की एक बात यह है कि 2 घंटे की खबर दुनिया बदलने वाली भी हो सकती है। ये जो 2 घंटे की यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आए थे ना, ये छोटी सी यात्रा छोटी मोटी यात्रा नहीं थी।
अमेरिका से लेकर रूस तक और चीन से लेकर पाकिस्तान तक में इस यात्रा ने खलबली मचा दी है, खासकर पाकिस्तान में। ये तो आपने सुन लिया होगा कि दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कई समझौते किए, लेकिन ये यात्रा सिर्फ व्यापार के लिए नहीं थी, बल्कि दुनिया में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं उनको लेकर थी। कौन से बदलाव? बहुत से तेजी से दुनिया में कई धड़े बनते जा रहे हैं। अभी तक तो 2 धड़े ही दिख रहे थे कि एक धड़ा अमेरिका का, दूसरा धड़ा रूस का। अमेरिका के साथ यूरोप माना जा रहा था, रूस के साथ चीन। और मध्य एशिया में जो धड़े माने जाते थे वो एक थे सऊदी अरब का, जिसमें ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम आबादी वाले देश हैं, और दूसरा ईरान का धड़ा, जिसमें ज्यादातर शिया मुस्लिम आबादी वाले देश हैं। ईरान वाला धड़ा जाहिर सी बात है कि अमेरिका के खिलाफ माना जाता है, और सऊदी अरब अमेरिका के खिलाफ नहीं माना जाता। यूएई भी इसी धड़े में माना जाता था, सऊदी अरब वाले। लेकिन एक तो ट्रंप के आने के बाद सब उलट पुलट हो गया। अमेरिका और यूरोप में ही दरार खड़ी हो गई है ग्रीनलैंड को लेकर। सबका ध्यान उस धड़े के टूटने पर लगा हुआ था कि इधर मध्य एशिया में भी एक धड़े में दरारें पड़नी शुरू हो गई। यमन में कई साल से विद्रोह चल रहा है। वहां की सरकार सुन्नी है, हूथी विद्रोही शिया है। शिया हूथी विद्रोहियों को ईरान समर्थन देता है, और जो सरकार है वहां की, उसको सऊदी अरब समर्थन देता है। और यूएई भी सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन की सुन्नी सरकार का साथ दे रहा था अभी तक। लेकिन वहां का घटनाक्रम ऐसा चला कि पश्चिम एशिया में भी सब उथल पुथल हो गया, और वो समझना हमारे लिए भी जरूरी है। पश्चिम एशिया का नक्शा आप देखो तो 3 मुख्य समुद्र हैं वहां, फारस की खाड़ी, लाल सागर और भूमध्य सागर। शिया बहुल देश मुख्य रूप से ईरान है। ईरान फारस की खाड़ी के उत्तर में है, बहुत बड़ा देश है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्चिम में। ईरान शिया इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र है और खुद को शिया मुसलमानों का रक्षक मानता है। शिया प्रभाव वाले अन्य इलाके हैं तो है एक तो इराक, ये ईरान के पश्चिम में बड़ा देश है जहां शिया काफ़ी हैं। वहां शासन पूरा शिया नहीं है, लेकिन ईरान के समर्थन वाले शिया लड़ाकों के कई गुट हैं वहां इराक में। फिर इराक के पश्चिम में सीरिया, भूमध्य सागर के पूर्व में। यहां लोग तो ज्यादातर सुन्नी हैं, लेकिन बशर अल असद की जो सरकार थी वो अलावाइट शिया सरकार थी, तो वो ईरान के खेमे का देश हुआ करता था जब तक बशर अल असद का राज था। लेकिन उनकी सरकार को उखाड़ फेंका गया, आप जानते ही हैं। और खुद बशर अल असद रूस में जाकर शरण ले चुके हैं। तो ईरान के प्रभाव वाला ये इलाका जो होता था वो अब ईरान के प्रभाव वाला रहा नहीं तब से। फिर सीरिया के पश्चिम में लेबनान है, भूमध्य सागर पर, जहां शिया ज्यादा नहीं है लेकिन मजबूत है, और हिजबुल्लाह जैसे समूह हैं यहां, वो शिया समूह हैं जिनको ईरान का समर्थन है। तो ये सब देश एक लाइन से पड़ोसी हैं। ईरान के पश्चिम में इराक, इराक के पश्चिम में सीरिया, सीरिया के पश्चिम में लेबनान। फिर सऊदी अरब के दक्षिण में यमन है जो लाल सागर के पूर्व में है। वहां जो सरकार विरोधी लड़ाके हैं हूथी विद्रोही, वो शिया हैं और ईरान उनका समर्थन करता है। तो ये जो ईरान जिन जगहों पर प्रभाव डालता है, वहां पिछले साल ईरान का प्रभाव कमजोर हुआ है क्योंकि सीरिया में सरकार में बदलाव हो गया, लेबनान में हिजबुल्लाह पर कई हमले हुए इजराइल के, यमन में हूथी विद्रोही भी कुछ कम मजबूत दिख रहे हैं। दूसरी तरफ हैं सुन्नी देश जो ज्यादा हैं संख्या में। इनमें सऊदी अरब सबसे बड़ा सुन्नी केंद्र है। यह इराक के दक्षिण में है, लाल सागर के पूर्व में, और बहुत बड़ा रेगिस्तानी देश है। सऊदी अरब वहाबी सुन्नी इस्लाम का नेतृत्व करता है। फिर सऊदी अरब के पूर्व में फारस की खाड़ी पर छोटा सा लेकिन अमीर देश है यूएई। यह सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन में वहां की सुन्नी सरकार को शिया हूथी लड़ाकों से लड़ने में मदद कर रहा था अभी तक, लेकिन वो मामला गड़बड़ा गया। फिर फारस की खाड़ी में छोटा देश है बहरीन, सऊदी अरब के पूर्व में, जहां लोग तो शिया हैं लेकिन शासक सुन्नी राजवंश है। बाकी बड़े सुन्नी देशों में मिस्र है, जॉर्डन है, तुर्की है। ये सुन्नी देश अक्सर सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करते हैं, खासकर ईरान के खिलाफ। बाकी कुछ देश हैं जैसे कुवैत, ओमान और कतर वगैरह, जिनकी नीति थोड़ी अलग रहती है। तो ईरान का प्रभाव कम होने से सुन्नी देश मजबूत हो रहे थे। इसी बीच सऊदी अरब और पाकिस्तान करीब आ गए थे। पाकिस्तान ईरान के पूर्व में, अफगानिस्तान के पूर्व में, और पाकिस्तान में भी सुन्नी ही ज्यादा हैं। सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए।
जिसमें हमला होने पर एक दूसरे की मदद का वादा किया गया। अब तुर्की के भी इसमें शामिल होने की बात चल रही है। तो यह कहा जाने लगा कि यह एक मुस्लिम इस्लामी नेटो बन रहा है। नेटो से तुलना इसलिए हो रही है क्योंकि नेटो में भी यही है कि अगर किसी एक पर हमला होगा तो सब मिलकर मुकाबला करेंगे, और इसमें भी यही है। इसमें पाकिस्तान को अपने परमाणु बम के दम पर एंट्री मिली है। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान और अब शायद तुर्की तो साथ आ रहे हैं, लेकिन यूएई सऊदी अरब के साथ इसमें नहीं है। वजह बनी है यमन की स्थिति। यमन में 2014 से गृह युद्ध चल रहा था। शिया हुथी विद्रोही, जिनको ईरान का समर्थन है, उन्होंने राजधानी यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। सुन्नी सरकार के राष्ट्रपति हादी को देश छोड़ना पड़ा। 2015 में सऊदी अरब ने एक गठबंधन बनाया जिसमें यूएई भी शामिल था। दोनों का गठबंधन, दोनों ने मिलकर हादी सरकार के समर्थन में हुथी विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध शुरू किया। मकसद था ईरान के प्रभाव को रोकना। ये दोनों साथ आ गए ईरान के खिलाफ। सुन्नी सरकार को वापस लाना मकसद था और क्षेत्र में स्थिरता लाना, क्योंकि यमन सऊदी अरब के दक्षिण में ही है। सऊदी अरब और यूएई ने हवाई हमले किए, सेनाएं भेजी, दक्षिणी यमन में बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया, जैसे अदन शहर जो यमन के दक्षिण में है। ये दोनों सुन्नी देश सऊदी अरब और यूएई एक साथ थे, लेकिन यूएई ने दक्षिणी यमन पर ज्यादा ध्यान दिया। वहां एसटीसी यानी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल नाम का एक समूह है जो दक्षिण यमन को एक अलग देश बनाना चाहता है। 1990 से पहले वो अलग था भी। तो यूएई ने एसटीसी को हथियार, ट्रेनिंग और समर्थन दिया ताकि बंदरगाहों और समुद्री रास्तों पर नियंत्रण रहे, जबकि सऊदी अरब पूरे यमन को एक रखना चाहता है और यमन सरकार का समर्थन करता है। तो पहली दरार तो सऊदी अरब और यूएई में यह पड़ गई थी कि पूरे यमन को एक रखना है या दक्षिण यमन को अलग देश बनने में मदद करनी है। अब हाल में ऐसी घटनाएं हो गई जिन्होंने दरार और बढ़ा दी। 2025 के दिसंबर में यूएई के समर्थन वाले एसटीसी ने हदरामौत और अल मेहरा जैसे इलाकों पर हमला कर दिया। ये इलाके यमन के पूर्व में हैं और सऊदी अरब की सीमा से लगे हुए हैं। बड़ी बात यह कि यहां तेल और गैस के भंडार हैं। सऊदी अरब ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना। 30 दिसंबर 2025 को सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने मुकल्ला बंदरगाह पर बमबारी कर दी, जहां यूएई के हथियारों का जहाज आया था। यानी यमन में हूथी विद्रोहियों से लड़ रहे सऊदी अरब और यूएई ही आमने सामने आ गए। सऊदी अरब ने यूएई पर आरोप लगाया कि वो एसटीसी को सऊदी अरब की सीमाओं की ओर धकेल रहा है। इसके बाद यमन की सऊदी समर्थित सरकार ने यूएई के साथ रक्षा समझौता रद्द कर दिया और यूएई को 24 घंटे में सेनाएं हटाने को कह दिया। यूएई ने अपने ऊपर लगे आरोप खारिज तो कर दिए, लेकिन 3 जनवरी 2026 तक अपनी बाकी सेना यमन से हटा ली। तो अब सऊदी अरब और यूएई के बीच दरार पूरी पड़ चुकी है और अब इसके बाद यूएई के राष्ट्रपति आए भारत। तो अब इस 2 घंटे के दौरे का महत्व समझिए। ईरान अमेरिका से उलझा हुआ है। सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की के साथ गठबंधन बना रहा है। हालांकि भारत के रिश्ते सऊदी अरब से भी अच्छे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ गठबंधन बना रहा है, तो वो पेच तो है ही रिश्ते में। ऐसे में यूएई भारत के साथ समझौते कर रहा है। यानी सऊदी अरब के साथ अगर पाकिस्तान दिख रहा है तो यूएई के साथ अब भारत है। तो ये दौरे फोटो खिंचवाने के लिए नहीं होते। जितने घंटे भारत पहुंचने में लगते हैं हवाई जहाज से, उतने टाइम के लिए अगर यूएई के राष्ट्रपति आए तो आप समझ लीजिए शतरंज की चालें कैसे चली जा रही हैं। 100 बात की एक बात। इधर स्पाइस जेट ने अहमदाबाद से यूएई के लिए सीधी विमान सेवा की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट 5 फरवरी से अहमदाबाद और यूएई के शारजाह शहर के बीच नॉन-स्टॉप हवाई सेवा शुरू करेगी। ये विमान सेवा हफ्ते में 5 दिन उपलब्ध होगी। अब तक शारजाह जाने के लिए यात्रियों को दिल्ली, मुंबई या किसी दूसरे शहर में फ्लाइट बदलनी पड़ती थी। ग्लोबल ट्रेड को लेकर जारी तनाव के बीच शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। सेंसेक्स 1065 अंक गिरा तो निफ्टी भी गिरावट के साथ 25,232 पर आ गया। इस वजह से निवेशकों की संपत्ति करीब 10 लाख करोड़ रुपए डूब गई। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट रियल्टी, ऑटो और आईटी सेक्टर के शेयरों में रही। उत्तराखंड के नैनीताल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया एक युवक अचानक गहरी खाई में गिर गया। इसके बाद बचाव अभियान चलाकर उसे बाहर निकाला गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खाई मतलब लगभग 100-150 फीट में नीचे, इतने फीट नीचे गिरे थे।
इधर दिल्ली में खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वाले एक युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो हाईवे पर गाड़ी को बुरी तरह दौड़ाता दिखा और तभी उस हाईवे से कई गाड़ियां गुजरती दिखी, लेकिन वो काली गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ती रही। दिल्ली की जीटी करनाल रोड पर चल रही वो गाड़ी कभी बाईं ओर जाती दिखी, कभी दाईं तरफ। इस वजह से वहां से गुजरने वाली बाकी गाड़ियों पर भी खतरा मंडराने लग गया। उस गाड़ी के पीछे बड़े बड़े अक्षरों में दाऊद लिखा दिखाई दिया। इस बीच उस गाड़ी के पीछे चल रही कार में बैठे व्यक्ति ने उस तेज रफ्तार गाड़ी का वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया और दिल्ली पुलिस को खबर लगते ही उस गाड़ी की तलाश तेज कर दी गई। एक लड़की को जिसका नाम दाऊद अंसारी है और उसको गाड़ी के समेत हिरासत में लिया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस युवक को गाड़ी समेत दबोच लिया। पुलिस ने उसकी गाड़ी जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उधर बिहार के जहानाबाद में एक महिला की मौत के बाद लोगों ने सड़क पर बवाल कर दिया। बिहार के जहानाबाद में एक महिला की मौत के बाद उनके घर वालों और गांव के लोगों ने हंगामा कर दिया। आरोप लगाया गया कि एक झोला छाप डॉक्टर ने गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही बरती। गुस्साए लोगों ने शव को मखदुमपुर वाणावर मार्ग पर रखकर जैम लगा दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में घने कोहरे और तेज रफ्तार की वजह से एक बस बेकाबू होकर पलट गई। इसकी वजह से कई यात्री घायल हो गए। इस हादसे के बाद गुस्साए गांव वालों ने बीच सड़क पर धरना दिया। उन्होंने मांग की कि अवैध रूप से चल रही प्राइवेट बसों पर रोक लगाई जाए।